जिन भी लोगों ने शटर आइलैंड मूवी देखी है उन सभी के लिए इस मूवी की एंडिंग को भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन व्हाट इफ़ आई टेल यू कि इस मूवी का लास्ट सीन और उस लास्ट सीन के बाद टैनी डैनियल्स के कैरेक्टर के साथ जो हुआ वो फिक्शन नहीं बल्कि मेडिकल साइंस की हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसे सब भुला देना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द नीजल आर्काइव्स एंड आज हम बात करेंगे लोबोटॉमी के बारे में। मिड 20th सेंचुरी में स्किज़ोफ्रेनिया, सिवियर डिप्रेशन, ऑब्सेसिव बिहेवियर जैसी मेंटल कंडीशंस को सिंपली मैडनेस, इंसैनिटी या पागलपन डिक्लेयर कर दिया जाता था। ऐसे में एक पोर्तुगीज़ न्यूरोलॉजिस्ट ने लोबोटॉमी या साइको सर्जरी की शुरुआत करी। उनका मानना था कि ब्रेन के फ्रंटल लोब के कनेक्शंस को कट कर देने से पेशेंट की मेंटल डिस्ट्रेस को पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। इन सब की शुरुआत 1948 में एक एक्सीडेंट के साथ हुई। फिनियस गेज नाम के 25 साल के कंस्ट्रक्शन फोरमैन को एक ट्रॉमेटिक हेड इंजरी का सामना करना पड़ा, जिस इंजरी में एक आयरन रॉड ने उनके ब्रेन के फ्रंटल लोब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना सिर्फ फिनियस गेज ने उस एक्सीडेंट को सरवाइव किया, बल्कि उस एक्सीडेंट के बाद वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गए थे। उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। इस एक्सीडेंट से डॉक्टर्स को ये पता चला कि हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंटेग्रल हिस्सा हमारे फ्रंटल लोब में स्टोर्ड होता है। इंसान की जजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, इम्पल्स कंट्रोल, बेसिकली हर वो चीज़ जो इंसान को और उसकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करती है, ये सारा कुछ हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब में स्टोर होता है। इंसान का फ्रंटल लोब उसकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर्स आइस पिक जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे जिसे आई सॉकेट के थ्रू इंसर्ट किया जाता था। इंसर्शन के बाद ये इंस्ट्रूमेंट इंसान के ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाके वहाँ के कनेक्शंस को पूरी तरीके से कट कर देता था, जो कि इंसान की मेमोरी और पर्सनैलिटी को परमानेंटली ऑल्टर कर देते थे। पेशेंट्स को लाया जाता था ट्रीटमेंट के लिए, पर वापस जाने के बाद वो एक ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में पाए जाते थे। पेशेंट्स सर्जरी के बाद स्क्रीम तक नहीं करते थे। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट और ओबीडियंट हो जाते थे। इन शॉर्ट, उनके वॉयलेंट बिहेवियर के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी को भी पूरी तरीके से म्यूट कर दिया जाता था। हॉलीवुड ने इस हॉरर को शटर आइलैंड मूवी के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश करी है, जहां टेडी डैनियल्स का कैरेक्टर अपनी माइंड और मेमोरी के साथ स्ट्रगल कर रहा था। रियलिटी में भी बहुत से पेशेंट्स को इस प्रोसीजर से क्योर करने की कोशिश की गई, बट असल में प्रोसीजर के बाद पेशेंट्स के सोचने, समझने और फील करने की एबिलिटी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाती थी। पेशेंट्स अपने आप को पहचान नहीं पाते थे और बहुत से पेशेंट्स परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार भी हो गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी नॉवेल्स और मूवीज़ ने लोबोटॉमी को डिपिक्ट करने की कोशिश करी है। रॉबर्ट पेन की नॉवल ऑल द किंग्स मैन में लोबोटॉमी को एकदम क्रूर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और लोबोटॉमी परफॉर्म करने वाले सर्जन को एक मेनियाक की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जो लोगों को प्यार से नहीं बदल पाया तो उसने हाई ग्रेड कारपेंट्री का सहारा लेना ज़रूरी समझा। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टेनीज विलियम्स का प्ले सडनली लास्ट समर, सिल्विया प्लैथ की नॉवल द बेल जार, एलियट बेकर की अ फाइन मैडनेस एंड केन कैसी की नॉवल वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, जहां लोबोटॉमी को फ्रंटल लोब कैस्ट्रेशन के नाम से दिखाया गया है। इस हॉरिफिक प्रोसीजर का एक बहुत ही फेमस और हॉन्टिंग एग्जाम्पल है रोजमेरी कैनेडी। रोजमेरी कैनेडी जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर थी और अमेरिका की एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। रोजमेरी को बचपन से ही डेवलपमेंटल डिलेज और मूड स्विंग से डील करना पड़ा था। ना ही वो डेंजरस थी और ना ही वॉयलेंट। लेकिन 1941 में उनके फादर ने एक डिसीजन लिया विदाउट हर कंसेंट और 23 की उम्र में शी वेंट थ्रू दिस सर्जरी। प्रोसीजर के बाद शी लॉस्ट हर एबिलिटी टू स्पीक, शी वॉज अनेबल टू वॉक और साथ ही साथ उनकी मेंटल कैपेसिटी वॉज दैट ऑफ अ यंग चाइल्ड। शी हैड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इंस्टीट्यूशनलाइज। कैनेडी फैमिली ने उनके बारे में दोबारा कभी पब्लिकली बात तक नहीं करी। लोबोटॉमी ने उन्हें क्योर नहीं बल्कि हिस्ट्री से इरेज करके रख दिया। हार्वर्ड डेली नाम के एक अमेरिकन ऑथर पे 12 साल की उम्र में लोबोटॉमी परफॉर्म करी गई और वो इस सर्जरी के आज तक के सबसे यंगेस्ट सर्वाइवर हैं।
उनकी कहानी के बारे में लोगों को पता चला इन 2005 जब नेशनल पब्लिक रेडियो पे उन्होंने अपनी स्टोरी सबके सामने बताई। उनके अलावा जोसेफ चैसिड नाम के एक यंग वायलिनिस्ट जब लंदन आए तब लोगों ने उन्हें केयर फ्री यंग मैन कह के डिस्क्राइब किया। कुछ सालों बाद लोगों को ये समझ में आया कि वो एक सिवियर मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं, जिसकी वजह से उन्हें वायलेंट मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। उनके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते थे कि वो अपने वायलेंट, अपने फादर, यहाँ तक कि अपने रिलीजन पर भी अटैक करने लगते थे। हार के जब उनके पेरेंट्स को और कोई रास्ता नज़र नहीं आया तब उन्होंने उसे असाइलम में एडमिट करवाना ही सही समझा। असाइलम में कई सालों के इलाज के बाद डॉक्टर्स को लगा कि लोबोटॉमी ही इसका इकलौता क्योर है। सर्जरी के बाद जोसेफ को पोस्ट ऑपरेशनल इन्फेक्शन हो गया, जिस इन्फेक्शन की वजह से उन्हें मेनिंजाइटिस हो गया एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 26। जाने माने अमेरिकन प्ले राइट और स्क्रीन राइटर टेनीस विलियम्स की एल्डर सिस्टर वो सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें लोबोटोमाइज किया एंड आफ्टर विच शी वॉज इनकैपेसिटेटेड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। कहा जाता है इस इंसिडेंट ने टेनीस विलियम्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया कि उन्होंने अपनी स्टोरीज़ के बहुत सारे कैरेक्टर्स के थ्रू अपनी सिस्टर की कहानी दुनिया के सामने रखने की पूरी कोशिश करी। ऐसे में येल ग्रेजुएट और डॉक्टर एंटोनियो मोंटेस के एक स्टूडेंट डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन ने लोबोटॉमी को हाईली पॉपुलराइज किया। उनके लिए ये सर्जरी इतनी आसान बन गई थी कि वो दिन में 1000 से ज़्यादा सर्जरीज परफॉर्म करते थे। उन्होंने न सिर्फ अपने मेंटोर को इस घटिया प्रोसीजर के लिए एक नोबेल प्राइज़ जितवाया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। डॉक्टर फ्रीमैन ने एनेस्थीसिया यूज़ करने के बजाय अपने पेशेंट्स पे सीज़र इंड्यूस करना ज़्यादा इजी समझा और उन्हें अनकॉन्शियस कंडीशन में डाल के इस पूरे प्रोसीजर को 10 मिनट के अंदर अंदर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। 1947 में डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन के पार्टनर जेम्स वॉट्स ने उनके साथ अपनी पार्टनरशिप एंड कर दी, ये कहते हुए कि जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोसीजर को मॉडिफाई किया है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग। डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन की लास्ट लोबोटॉमी उन्होंने फरवरी 1967 में परफॉर्म करी थी, जो उन्होंने परफॉर्म करी थी ऑन अ पेशेंट हेलन मॉर्टेंसन। अनफॉर्चुनेटली शी डाइड ऑन हिज टेबल ड्यू टू अ ब्रेन हैमरेज, जिस वजह से डॉक्टर फ्रीमैन को अपने सारे हॉस्पिटल प्रिविलेजेस गंवाने पड़े और उसके बाद उन्हें लोबोटॉमीज परफॉर्म करने की परमिशन नहीं दी गई। 1950s में जब मेडिकल साइंस एडवांसमेंट की तरफ बढ़ने लगा और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, तब फॉर्चुनेटली लोबोटॉमी फेल आउट ऑफ फेवर एंड इट बिकेम अ सिंबल ऑफ डेस्परेशन, इग्नोरेंस एंड डार्क साइड ऑफ मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन। लकीली इन द करंट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू कर दिया गया है और बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है। लोबोटॉमी की हिस्ट्री हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि जब मेडिकल साइंस ह्यूमन माइंड को बिना कंपैशन या अंडरस्टैंडिंग के कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। ऑल्सो हाउ लकी वी आर टू बी लिविंग इन दिस डे एंड एज वेयर science learns before it cuts and mental health is treated with care and not cruelty. That was it for today's video. Hope you guys enjoyed watching.